गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में समझेंगे। तो इस लेसन के लेखक का नाम है आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल सल्ला का, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी मुख्य रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान हिंदी राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। पहले के ज़माने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा है, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है, यानी कि सोचने के लिए कहा है कि पहले के ज़माने जैसी शिक्षा अभी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। यह था लेखक का परिचय। अब लेसन में ऐसा लिखा है कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। हमारे समाज में व्यावसायिक रूप संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, यानी कि स्कूल सभी मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, एक महान कार्य था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था, यानी कि भगवान की प्राप्ति करने का एक माध्यम था। शिक्षा देना और शिक्षा लेना। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, यानी कि फीस देकर शिक्षा ली नहीं जाती थी पहले के ज़माने में। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। अब शिक्षा का कार्य, पढ़ाई का कार्य एक पेट पालने का साधन बन गया है, एक बिजनेस बन गया है, एक धंधा बन गया है।
जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए यह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों में सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे। पहले के ज़माने में पैसे खाने वाले गुरु नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था, यानी कि शिक्षक सैलरी नहीं लेते थे और विद्यार्थी को भी फीस देनी नहीं पड़ती थी। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रय अथवा मंदिर के समान थे। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा तो मंदिर के समान माने जाते थे। गुरु साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिक्षक को साक्षात भगवान ही माना जाता था, समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। शिष्य यानी कि विद्यार्थी, स्टूडेंट, पुत्र से भी अधिक, शिक्षक का जो पुत्र होता था इससे भी अधिक प्रिय होता था शिक्षक को। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। प्राचीन काल में, पुराने जमाने में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थे। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। प्रारंभ में यानी कि पेट पालने का जरिया बन गई है, पेट पालने का साधन बन गई है, एक बिजनेस का, धंधा का साधन बन गई है शिक्षा आज के ज़माने में। ऐसा लेखक यहाँ कहना चाहते हैं। प्रारंभ में, इनकी शुरुआत में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। स्वामी विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाकर उसने इज्जत कमाई, मान कमाया, नाम कमाया, तब नाम कमा लिया, तब भारतवासी, भारत के लोग उसको माला पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए दौड़े। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए कि अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत। फिर रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मान देने लगे। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी भरतनाट्यम और कथकली की। पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी नहीं पड़ी थी क्या। फिर भारत के लोग सोचने लगे कि हमारे संस्कृति में भी, हमारे भारत की संस्कृति में भी इतनी अपूर्व चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें पड़ी थी क्या। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती यहाँ नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। पराये के सौंदर्य यानी कि विदेश के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते थे। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करती हैं। ऐसे लोगों के प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित
सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास यानी व्यर्थ कोशिश ही हो सकता है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। एक बार सुप्रसिद्ध फेमस भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज किया। उन्होंने विश्व के सारे सभी पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज किया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे। इनके आजकल की शिक्षा उसने दी नहीं थी। शिक्षा इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया था। उनके शिष्य के साथ लड़ने का ऐसे शब्द को उसने हैरान कर दिया था। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए वह गामा पहलवान। बाद में धीरे से कहा कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। मैं भारत का रहने वाला हूँ भाई साहब, पत्रकार को कहा गामा पहलवान ने कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत का हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, हमारा एक पर्सनल खानगी रहन सहन है। शायद इससे आप परिचित नहीं हैं, हमारे रहन सहन से आप परिचित नहीं हैं, ऐसा पत्रकार को कहा गामा पहलवान ने। जिस लड़के का आपने नाम लिया इसके साथ आप कुश्ती करें, यह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है इसमें, और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप इस समझने की चेष्टा कीजिए कि हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। हमें वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, ऐसा गामा पहलवान ने एक पत्रकार को कहा। इनकी वह शिष्य से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, कुश्ती करने के लिए तैयार नहीं थे। इनके शिष्य और शिक्षक, गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वह ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए, इनके पिता और पुत्र से भी बढ़कर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।